बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के वेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। जी डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री के लिए लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उस लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और आज जो हम जिस ब्रांच को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे सिलेबस की जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दी गई हैं उनमें से सबसे लास्ट है। तो एनालिटिकल जो केमिस्ट्री का जो वर्ड है एनालिटिकल है, ये वर्ड एनालिसिस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है तज्जिया करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो मैटर होती है उसके जो है ना उसके ऊपर डिफरेंट जो होते हैं एनालिसिस करते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द analysis and separation of a sample to identify its component is called analytical chemistry। इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस तज्ज़िये करते हैं, एंड सेपरेशन इससे मुराद यह है कि जो भी चीज़ जिसका हम एनालिसिस कर रहे होते हैं उसके कंपोनेंट्स को जो है ना अलग-अलग सेपरेट या आप कह सकें अलग-अलग करना। ऑफ ए सैंपल ऑफ वो चीज़ जिसका हम एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको सैंपल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। वो हमें जो है ना फिज़िकल कंडीशन देखने के बाद हमें 3 या 4 टेस्ट लिख देता है कि ये टेस्ट करवा के आए। तो वो टेस्ट करवाने के लिए हम लोग लेबॉर्ट्री में जाते हैं। तो जो लेबॉर्ट्री वाला लैब टेक्नीशियन होता है वो हमारी बॉडी से जो है ना सिरिंज की हेल्प से 2 या 3 ml जो होता है वो ब्लड जो होता है वो एजेक्ट करता है, निकालता है। तो वो जो ब्लड है उस टेस्ट के लिए वो सैंपल है, क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन होता है उसने जो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं वो उस ब्लड पे करने होते हैं। तो उन टेस्टों के लिए जो सैंपल होता है वो हमारा ब्लड होता है। सेम इसी तरह जो है ना अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में जिस चीज़ का हम एनालिसिस कर रहे होंगे वो सैंपल होगी। टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, तो हम एनालिसिस इसलिए और जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको इसलिए अलग-अलग कर होते हैं ताकि जो कंपोनेंट्स हैं हम उनकी आइडेंटिफाई, उनकी शिनाख्त कर सकें। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो एक सैंपल होता है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। किस लिए एनालिसिस करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, ताकि जो उसके कंपोनेंट्स हैं हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकें और उनकी शिनाख्त कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर है। शुगर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। अब ये जो शुगर का चीनी का केमिकल फार्मूला है, जिसका केमिकल फार्मूला हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें 12 जो हैं वो कार्बन के एटम हैं, 22 जो हैं वो हाइड्रोजन के एटम हैं और जो 11 है वो ऑक्सीजन के एटम हैं। लेकिन अगर आपके हाथ पे जो है ना कुछ अमाउंट जो है चीनी की रख दी जाए तो उसको देखकर तो आप लोग नहीं ना बता सकते कि जो है ना इसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं या फिर जो है ना कितनी ऑक्सीजन है। तो उसको चेकआउट करने के लिए जो हम लोग जो है उसके एनालिसिस करते हैं। जो एनालिसिस होते हैं आगे वो भी फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक एनालिसिस जो होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और जो दूसरा होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। अगर मिसाल के तौर पर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो हमें ये बताता है, इट प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये जो हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये हमें जस्ट जिस सैंपल के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ये हमें उसके सिर्फ कंपोनेंट्स की शिनाख्त करवा रहा होता है। जस्ट ये बता रहा होता है कि इसमें ये फलां कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चीनी का जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें ये बताएगा
कि हमारे सैंपल में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि हमारे पास जो कार्बन है वो कितनी अमाउंट में है, हाइड्रोजन जो है वो कितनी अमाउंट में है, ऑक्सीजन जो है वो कितनी अमाउंट में है। तो जिस तरह आगे इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज कंपोजिशन ऑफ ए केमिकल स्पीशीज। जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो सिर्फ हमें जो सैंपल होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन बता रहा होता है कि जो हमारा सैंपल है वो किन जो है ना अज्जा से मिलकर बना है। इसी तरह आगे जो हमारे पास दूसरे एनालिसिस होते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं उनको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल। तो जिस जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं वो ना सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करके देते हैं कि कौन कौन से जो है ना एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि क्या जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं वो ना सिर्फ हमें ये बताते हैं कि हमारे सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, बल्कि इसके साथ हमें ये भी बता रहे होते हैं कि वो कितनी अमाउंट में है। जिस तरह अगर हम शुगर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमारे पास 12 कार्बन एटम है, 12 कार्बन एटम है, 22 हाइड्रोजन हैं और 11 एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग जो है ना वाटर का जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वाटर क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसका हमें जस्ट ये पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन अगर हम लोग इसका जो है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो इसका हमें पता चलेगा कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एटम्स की जो रेशो है वो 2:1 है। 2:1 का मतलब ये है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो वो एनालिसिस जो हमें ना सिर्फ कंपोनेंट्स के रिलेटेड बताएं बल्कि उनकी जो अमाउंट होगी वो भी बताएं, तो वो होंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और वो एनालिसिस जो हमें जस्ट ये बताएं कि जो है ना इस हमारे सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो होंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसी तरह अगर हम लोग जो है ना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें ये लिखा जो उसकी रिपोर्ट होती है उसमें ये होता है कि कैल्शियम की अमाउंट इतनी है, पोटाशियम की इतनी है, सोडियम की इतनी है, हीमोग्लोबिन की इतनी है। तो पहले जो लिस्ट हमारे जो होती है उसमें ये होता है कि जो लिस्ट होती है सोडियम की, पोटाशियम की, कैल्शियम की और हीमोग्लोबिन की, ये जो क्वालिटी बता रहे होते हैं। पहले वो क्वालिटी बताते हैं, फिर आगे उनकी जो अमाउंट बता रही होती है वो हमें पता चल रहा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कि सोडियम की अमाउंट कितनी है, कैल्शियम की अमाउंट कितनी है, हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है। एक दफ़ा से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एनालिटिकल जो वर्ड है वो एनालिसिस से ड्राइव हुआ है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ सैंपल to identify the component to identify its component is called analytical chemistry। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम जो सैंपल वो चीज़ होती है जिसको के ऊपर हम एनालिसिस जो होते हैं तज्जिया कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह पहले मैंने डॉक्टर की एग्जांपल दिया है कि डॉक्टर के पास हम लोग चेकअप करवाने जाते हैं तो वो हमें जो है ना फिर आगे फर्दर जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं उसके लिए जो टेस्टों के लिए जो ब्लड रिक्वायर होता है वो उन टेस्टों का सैंपल हो गया। इसी तरह जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो उसके लिए जो अपनी लेबॉर्ट्री में चेकअप करने के लिए कि इधर जो बाज़ारों में मेडिसिन सेल हो रही हैं वो ठीक है या नहीं, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर कोई टैबलेट या सिरप लेंगे तो वो जो टैबलेट या सिरप होगा वो उनके लिए सैंपल होगा। इसी तरह ये जो हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी का ये काम है कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है कि फूड पे ये जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जो फूड का जो लेवल है उस स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखना है। तो वो जो है ना जो खाना होता है उसमें से जो थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं उसको चेक करने के लिए कि इधर जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे जो रिक्वायरमेंट है उसके लेवल के बराबर हैं या नहीं। और इसी के अलावा जो जूसेस वगैरह होते हैं जिस तरह नेस्ले जूस हो गया
तो उसके ऊपर जो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं। इसी तरह अगर कोई और केक हो गया, फास्ट फूड्स होगी, उनकी जो है ना पंजाब फूड अथॉरिटी वाले चेक करते हैं कि आइदर इसमें जो इन्होंने न्यूट्रिएंट्स ऊपर लिखे हुए हैं वो रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर हैं, या फिर जो है ना इसमें जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो कम तो नहीं है। तो उसके लिए जो है ना उसकी कुछ अमाउंट जो है उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं। जो अमाउंट वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए लेते हैं उसको हम सैंपल कहेंगे। तो जो है ना सैंपल वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। एनालिसिस हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकें एक दूसरे से, और उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी शिनाख्त कर सकें। आगे जो एनालिसिस होते हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसमें क्या कुछ है, उसमें क्या कुछ है। ये नहीं बताते कि कितना है, जस्ट हमें ये बताते हैं कि क्या कुछ है। मिसाल के तौर पर अगर हम शुगर का क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ये बताएगा कि जो हमारा सैंपल है उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो और इसी तरह अगर हम वाटर का जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि जो हमारा सैंपल है उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। या फिर इस तरह आप कह सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमें ये नहीं बताया जाएगा कि जो हमारा सैंपल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है। इसी के बरक्स जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे सैंपल में के जो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और साथ में हमें ये भी बता रहे होते हैं कि उनकी अमाउंट कितनी है, वो कितनी अमाउंट में हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हम शुगर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसके रिजल्ट हमारे पास ये होंगे कि हमारे सैंपल में 12 एटम्स ऑफ कार्बन के हैं, और इसी तरह 22 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, और 11 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। इसी तरह अगर हम वाटर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे सैंपल में 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और एक जो एटम है वो ऑक्सीजन का है। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे सैंपल में हाइड्रोजन और एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स की जो रेशियो है वो 2:1 है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें हमारे सैंपल में 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। फिर हमारे पास आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप। जो एनालिस्ट होते हैं, जिन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी होती है, उन्होंने जो है ना साइंटिस्ट केमिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे आप कह सकते हैं कि टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर दिए हैं जो कि अब एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह पहले जो है ना आप कह सकते हैं कि आज से 10 या 15 साल पहले हमें जो है ना शुगर लेवल टेस्ट करवाने के लिए लेबॉर्ट्री में जाना पड़ता था, लेकिन अब हम ऐसे डिवाइसेस आ गई हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। जिस तरह जो शुगर चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ग्लूकोमीटर होता है। ग्लूकोमीटर की मदद से हम जो है ना अपने जो है ना घर में बैठकर जो शुगर लेवल है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो फूड एनालिसिस में भी इन्वॉल्व हो रही है, वाटर एनालिसिस में भी इन्वॉल्व हो रही है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी और क्लिनिकल एनालिसिस में भी। फूड एनालिसिस आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी है, तो जो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले होते हैं उन्होंने जो है ना ये चेक करना होता है कि आइदर जो प्रोडक्ट है, जिस तरह कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वो उन्होंने उसके साथ उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी मेंशन किए होते हैं, और उसकी जो अमाउंट होती है वो भी मेंशन की होती है। वो उस प्रोडक्ट पंजाब फूड अथॉरिटी वाले उस प्रोडक्ट्स का सैंपल लेकर चेक करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं कि क्या ये जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स ऊपर लिखे हुए थे आइदर कि वो इसकी जो मिकदार है वो दुरुस्त है या गलत है। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो फिर भी नहीं ठीक होगी, अगर उससे कम होंगे तो फिर भी नहीं ठीक होगी। इस तरह जो वाटर एनालिसिस है, जिस तरह आप लोगों को भी इल्म है, आप लोगों के हमारे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो दिन ब दिन उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है। जो हमारा पानी है वो ज़मीनी पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहा, तो उसका जो हम लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट करवाते हैं कि क्या ये पीने के काबिल है या नहीं, वो भी जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल एनालिसिस, अब हम वैसे तो अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो है ना किस जो है ना इलाके की जो है ना आबो हवा
वो कैसी है, एनालिसिस किए जाते हैं। ये इन्वायरमेंट के फ़लाँ जो है ना मुल्क की या फ़लाँ शहर की जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, ये भी हम उसका जो है ना वहाँ की एयर का सैंपल लेकर उसका एनालिसिस करते हैं। फिर इसके अलावा क्लिनिकल एनालिसिस, जो इतने भी मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्लिनिकल एनालिसिस में आते हैं। तो जी ये तो थी हमारी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ी, बायो केमिस्ट्री पढ़ी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी, और आज लास्ट पे हमारे पास थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस के रिलेटेड जो ब्रांचेज के रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी ना किसी जो है ना ब्रांच की डेफिनेशन लाजमी पूछी जाती है। अगर ब्रांच की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती तो किसी का एप्लीकेशन या स्कोप पूछ लिया जाता है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री है वो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी के अलावा ये भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, व्हाट डू यू नो अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसके अलावा जो है ना या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई सी भी दो ब्रांचेस के रिलेटेड जो है ना वो डिटेल से पूछ लिया जाता है कि इनकी डिटेल लिखें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप लोगों ने उन दोनों जो ब्रांचेस होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी उनकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उनका स्कोप लिखना है। तो डेफिनेशन आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी डेफिनेशन थी उनकी जो पहली लाइन थी वो यही थी कि जिसमें हम जन सेम एज इट इज रिपीट करते रहे हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। आगे जो है ना स्टडी ऑफ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी तो फिर हाइड्रोकार्बन होंगे, अगर फिजिकल केमिस्ट्री होगी तो फिर जो हमारे पास मैटर होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होगी, अगर हमारे पास बायो केमिस्ट्री है तो फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होंगे, अगर हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है तो फिर हम इन्वायरमेंट के रिलेटेड और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी कर रहे होंगे। तो जो और फिर जो लास्ट लाइन है वो हमारी होती है इज कॉल्ड, जो जिस आप कह सकते हैं कि ब्रांच की हम डेफिनेशन कर रहे होंगे उसका नेम एज इट इज आ जाता है। तो जस्ट आप लोगों को एक एक लाइन जो है ना वो याद करनी है, जो कि इतना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।